हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 3rd of December के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़, इट्स अ बैड न्यूज़। व्हाट हैपन, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोविड 19 का, उस वेरिएंट के दो केसेस इंडिया में मिले। सो एक जो पहला विक्टिम है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट का, इट्स साउथ अफ्रीकन नेशनल, मतलब उसकी ट्रेवल हिस्ट्री थी। बट जो अनदर वन है, इट्स इंडियन नेशनल, बट उसकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। सो इट मीन कि देर आर कंसर्न के इंडिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस और ज्यादा मिलेंगे। सो बोथ द केसेस आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कर्नाटका। और जो इंडियन इंडियन नेशनल है वो बेसिकली बैंगलोर बेस्ड किसी हॉस्पिटल में काम करता है। सो ओमिक्रॉन, हम वेरिएंट की हम बात करें तो ओमिक्रॉन, अच्छा, दोनों की कंडीशंस की बात करें तो दोनों की कंडीशंस जो है वो दोनों की कंडीशंस माइल्ड बताई जा रही हैं। मतलब ठीक ठाक है, अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है। माइल्ड मतलब यही मतलब होता है उनका। एंड ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बोट्सवाना से आया था, बोट्सवाना से इमर्ज हुआ है। फिर वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा फैला। अच्छा, हमने ये देखा कि साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। अब उसका जो मेन रीजन है, और उस पर आज एडिटोरियल भी है, अपन डिस्कस भी करेंगे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, वो ये था कि साउथ अफ्रीका में लेस देन 25% ऑफ द पॉपुलेशन गॉट वैक्सीनेटेड। So vaccination is the only can be a only weapon that can defeat this Omicron variant of COVID-19। और इसी पर एडिटोरियल डिस्कस भी करेंगे उसको आज अपन। ओके। एंड जो कंसोर्टियम है, मतलब जो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई चलो कोविड 19 का हमें पता लग रहा है कि मुझे कोविड 19 है, मुझे जुकाम हो रहा है, मुझे फीवर आ रहा है। सो देर आर सिम्टम्स कि मुझे कोविड 19 है। ओके। बट ये वेरिएंट कौन बताता है? कि आप ये भी हो सकता है ना भाई, मेरे अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट हो सकता है, मेरे अंदर डेल्टा वेरिएंट हो सकता है, या बीटा या अल्फा वेरिएंट हो सकता है। सो ये वेरिएंट किस टाइप का है? तो इसके लिए इंडिया में एक एडवाइजरी बॉडी है, एक एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन सार्स कोविड 19 टू जेनोमिस कंसोर्टियम। ठीक है। तो जिसका एक एक्रोनेम भी है इंसाकॉग। तो इंसाकॉग जो कि एडवाइजरी है, उसने एडवाइस दी है, उसने रिकमेंडेशन दिया है कि एक थर्ड डोज और देना चाहिए टू दी पर्सन अबव द एज ऑफ 40। और जो थर्ड डोज है, इट विल एक्ट एज अ बूस्टर डोज, कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हो जाए। तो अगर लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली जो है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो फाइट कर जाएगा ओमिक्रॉन वेरिएंट से, ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द कोविड 19। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि स्कूल जो है वो क्लोज रहेंगे इन दी कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। रीजन भी क्योंकि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। ओके, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द डेडलाइन ऑफ अबाउट 24 आवर्स, कि भैया 24 आवर्स के अंदर आपको कोई ना कोई बहुत सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा कि हम स्कूल जो क्लोज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे विद इन 24 आवर्स। ये डेडलाइन दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो केरला केरला स्टेट में हमने कल एक एडिटोरियल पढ़ा था, है ना? नॉट एन एडिटोरियल, इट्स अ न्यूज के डैम सेफ्टी बिल्स को लेकर। तो डैम सेफ्टी बिल्स में क्या था, उसमें बताया था कि भाई नेशनल नेशनल बॉडी बनेगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी, तो जो बीजेपी का अलाय भी है ना, वो भी अगेंस्ट में है। वो भी अगेंस्ट में है बीजेपी के इस बिल के। एआईडीएम के जो अलाय है बीजेपी का, वो भी इस बिल के अगेंस्ट में है। रीजन भी क्योंकि तमिलनाडु चार डैमो, फोर या 4 to 5 डैम्स को कंट्रोल करती है इन दी स्टेट ऑफ केरला, जिसमें से सबसे मेजर बड़ा जो डैम है वो मुल्ला पेरियार डैम है। एंड दैट डैम इज ऑल्सो बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन दीज टू स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। सो कल केरला के चीफ मिनिस्टर ने, पिनरी विजयन ने, लेटर लिखा टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट कि नेक्स्ट टाइम जब आप वाटर को रिलीज करोगे, मतलब आप वाटर जब रिलीज करोगे फ्रॉम द डैम, क्योंकि देखो है तो डैम केरला में, बट रेगुलेट कौन करता है? तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु अथॉरिटी। सो अगर
डैम से वाटर रिलीज होगा तो किसके कहने पर होगा? तमिलनाडु के कहने पर। तो तमिलनाडु जब वाटर रिलीज करे तो केरला को आप वार्न कर दो। ये पिनरई विजयन ने लिखा है टू दी चीफ मिनिस्टर कि हम लोग भी रेडी हो जाए, है ना, अपनी पब्लिक को रेडी कर दें, लोगों को बता दें कि भैया वाटर रिलीज होने वाला है डैम से, तो सेफ्टी रखें, अपने घर के अंदर रहे, नदी में मत जाए, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सिटी की न्यूज में पढ़नी नहीं है तो हम सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो ओडिशा इज अ साइक्लोन प्रोन स्टेट। तो अच्छा, उड़ीसा के बारे में अगर हम बात करें, सो उड़ीसा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उड़ीसा कौन से डायरेक्शन में है इंडिया के। सो उड़ीसा इज नॉट अ सदर्न स्टेट, ठीक है। सदर्न स्टेट्स 5 हैं: कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला। सो दीज आर दी 4 स्टेट्स, दीज आर दी 5 सदर्न स्टेट्स, ठीक है। ये 5 सदर्न स्टेट्स है। और जो उड़ीसा है इज अ ईस्टर्न स्टेट, और वी कैन से दैट इट्स द ओनली ईस्टर्न स्टेट्स इन इंडिया। अकेला ईस्टर्न स्टेट्स है। वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल बोल सकते हो ईस्ट में, बट वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। बट इंडिया के, अगर हम इंडिया के मैप के हिसाब से देखें तो उड़ीसा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट्स ऑन द ईस्ट साइड, ओके, जो परफेक्टली ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। एंड उड़ीसा इज ऑल्सो अ साइक्लोन प्रोन स्टेट ऑल्सो। वहां बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं, है ना। और हमने हर साल हमने पढ़ा हुआ है, हर साल हमने देखा है, कभी साइक्लोन फानी आता है, कभी बहुत सारे साइक्लोन भी आते रहते हैं और नाम उनके डिफरेंट रहते हैं साइक्लोन्स के। तो इस बार भी वही हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो उड़ीसा में हिट करेगा, जिसके चलते उड़ीसा गवर्नमेंट ने 14 उड़ीसा के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, कि आप रेडी रहिए, साइक्लोन आ सकता है, देर आर डेंजर, देर इज अ डेंजर ऑफ साइक्लोन। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू दी एडिटोरियल पेज। सो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है हमारे आज के न्यूज़पेपर में। द फर्स्ट वन इज अ वाइट टच टू अ रिफ्रेश्ड ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट वन, इट्स अबाउट द लिमिटेड गेन्स, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन, इट्स अबाउट द बर्थ एंड राइट। तो कल लोकसभा में एक बिल पास हुआ, बिल प्रेजेंट हुआ, बिल पास भी हो गया, उसको लेकर, ओके। So first we'll discuss the important editorial that is about the white touch to a refreshed green revolution. देखो, सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया कि 26 नवंबर 2021 has been celebrated uh, in the has been celebrated as a 100th birth anniversary of Varghese Kurian। और वर्गीज कुरियन कौन है? इज द लीडर ऑफ इंडियाज व्हाइट रेवोल्यूशन, जिससे अमूल सेटअप भी हुआ, अमूल एज अ मॉडल, एज अ सेटअप भी हुआ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, या इन द विलेज ऑफ आनंद, इन द गुजरात, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। जिसके चलते बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे रूरल इंडिया में जो लोग रहते हैं, उनकी इनकम इंक्रीज हुई। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो कैटल ओन करते हैं, उन्होंने मिलियंस ऑफ वेल्थ कमाया बिकॉज ऑफ दिस मॉडल। और स्पेसिफिकली विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चीजें हुई, है ना, ये चीज बताएगी। और इस रेवोल्यूशन से एक चीज और पता लग गई कि फार्मर्स जो हैं, स्मॉल फार्मर्स एंड अदर फार्मर्स ऑल्सो, लैंडलेस फार्मर्स, जरूरी नहीं कि वो खेती या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उगा के ही अपना घर का व्यापन करें, घर चलाएं, इनकम जनरेट करें। अदर अदर तरीके भी हैं, अदर मेथड भी हैं, जिससे जिससे आप और जिससे भी आप इनकम जनरेट कर सकते हो, और भी तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑल्सो, जैसे कि कैटल रियरिंग को लेकर उन्होंने बताया, उन्होंने मिल्क को लेकर बताया। तो दिस इज अ वाइट रेवोल्यूशन। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट था रूरल इंडिया पे, बहुत बड़ा इंपैक्ट था। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन और आपका व्हाइट रेवोल्यूशन में डिफरेंस था। तो पहला जो मेजर डिफरेंस था वो यही था कि भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन इज अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना। और व्हाइट रेवोल्यूशन था मिल्क से रिलेटेड, नॉट नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। दूसरा मेजर डिफरेंस था वो ये था, ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इंटेंशन था, पर्पस था, वो था टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टू प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना। हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है, और जो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है वो खत्म हो जाए, वो प्रिवेंट हो जाए।
लेकिन वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो व्हाइट रेवोल्यूशन से हमारा जो मेन पर्पस था वो क्या था कि स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनकी इनकम इंक्रीज हो जाए, ना कि मिल्क का आउटपुट उनको इंक्रीज करना था। उनको मिल्क का आउटपुट यूज इंक्रीज नहीं करना था, उनको तो बस मिल्क जितना है उतना सही जगह तरीके से यूज करके फार्मर्स की इनकम बढ़ानी थी, है ना। अब ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो देखा जाए वो टेक्नोलॉजी और साइंस पे चला चला और वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें तो वो सोशो इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस बाय ड्राइवन बाय पॉलिटिकल लीडर्स, है ना। सोशो इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस था, मतलब सोशल वेलफेयर भी हो रहा है और इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है, ठीक है, ये चीज बताई गई। देन ऑथर ने इस चीज में यही चीज बताया, यही चीज उन्होंने डिस्कस करी कि कि देखा जाए तो मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया टर्म जरूर मोदी गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था, बट जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो वर्गीस कुरियन लेके आए थे, जिसे अमूल ने फाइट करी बड़े बड़े एमएनसी से, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बॉडीज से, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट हाउसेस से। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट यही लेके आए। और वर्गीस कुरियन की हम बात करें तो वर्गीस कुरियन के बारे में हमने इस पे एडिटोरियल में डिस्कस किया था एक बार, कि वर्गीस कुरियन तो देखा जाए तो मेटलर्जी से उन्होंने इंजीनियरिंग करी, उनका कोई भी लेना देना नहीं था एग्रीकल्चर से, बट उन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत अच्छा काम किया। ओके, देन लास्ट में ऑथर ने फिर यही बताया कि इंडिया में अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन दोनों को मिलाकर एक नए रेवोल्यूशन की जरूरत है, जिससे हम रूरल इंडिया में एक और ग्रेट रेवोल्यूशन लेके आए, ठीक है। तो उसके लिए उनको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज ऑथर ने बताई। तो पहला ये है कि देयर शुड बी इंक्लूजन एंड इक्विटी इन द गवर्नेंस, है ना, इंक्लूजन और इक्विटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई स्मॉल फार्मर्स के लिए कम बेनिफिट है और बिग फार्मर्स के लिए बेनिफिट ज्यादा है। जो रिच पीपल है उनके लिए बेनिफिट है, जो पुअर लोग हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है। तो देयर शुड बी इंक्लूजन एंड इक्विटी इन द गवर्नेंस फॉर द एंटरप्राइजेस, पहला। दूसरा कि देखा जाए तो सोशल साइड ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए उसको, ना कि बिजनेस साइड को, मतलब सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होना चाहिए, ना कि आपका कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, ये चीज देखनी पड़ेगी। थर्ड है कि देखा जाए सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन जो भी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो लोकल लेवल पे रिजॉल्व किया जाए, ना कि कोई नेशनल बॉडी बना दी आपने, स्टेट बॉडी बना दी, नहीं। अगर पंचायत का इशू है तो पंचायत लेवल पे ही रिजॉल्व होना चाहिए, उसका सोल्यूशन पंचायत लेवल पे ही आना चाहिए। फोर्थ चीज उन्होंने बताई कि जो साइंस है वो प्रैक्टिकल बेस पे होना चाहिए, ना कि सूडो साइंस होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए भाई गाय का गोबर लगा लो और गाय का सूसू आप पी लीजिए तो अब कैंसर दूर हो जाएगा, ये सारी चीज सूडो साइंस नहीं, साइंस शुड बी प्रैक्टिकल, ठीक है। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ थिंग जो चीज उन्होंने बताई कि जो भी रेवोल्यूशन आए वो सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि एनवायरमेंट पे इंपैक्ट ना पड़े और आने वाली जनरेशन जो है उसको यूज कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा ना हो कि अभी आपने ऐसा डेवलपमेंट कर दिया कि जिससे आपको तो फायदा हो रहा है बट आने वाली जनरेशन को कोई फायदा ना हो, मतलब आपने डिफोरेस्टेशन करना स्टार्ट कर दिया, आपने रिवर्स रिवर्स को मोड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी रेवोल्यूशन शुड बी ऑन दी पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज बताई गई। ओके, विल मूव टू द सेकंड एडिटोरियल दैट इज अबाउट द लिमिटेड गेन्स। तो इस एडिटोरियल की हम बात करें तो इस एडिटोरियल में ऑथर ने जो ओवरऑल समझाया वो यही बोला है कि जो ओमरिकॉन वेरिएंट आया है, ओमरिकॉन वेरिएंट से अगर इंडिया को फाइट करना है और इंडिया पे इकोनॉमिक इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए उनको वैक्सीनेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये चीज ऑथर ने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ रिसेंटली जो अभी कंसोर्टियम है जिसका हमने नाम पढ़ा था इंस्लॉग, उसने रिकमेंडेशन भी दी है कि भैया जो पर्सन अब द एज ऑफ 40 है उनको बूस्टर डोज मिलना चाहिए, मतलब थर्ड डोज मिलना चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी और इससे उनका इम्यून सिस्टम ओमरिकॉन वेरिएंट से फाइट कर सकता है। अफ्रीका में, स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका में इतने केसेस देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहां पर 25% ऑफ द पॉपुलेशन से भी कम लोग वैक्सीनेटेड हैं। अगर ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते तो उनका इम्यून सिस्टम और उनका जो बॉडी है वो एंटीबॉडी जनरेट हो जाती, और इंडिया में ओमरिकॉन वेरिएंट इतना इंपैक्ट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक तो वैक्सीनेटेड हो चुकी है, दूसरा
हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से एंटीबॉडी हर्ड इम्यूनिटी जनरेट हो चुकी है मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में, जिससे जिससे देखा जाए तो हमारा जो ओम्रिकॉन वेरिएंट है वो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल सकता। बट वही चीज उसने बताया कि हमें अवेयर होने की जरूरत है और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराना चाहिए। मूविंग फर्दर, so we'll move to the next editorial, third editorial, that's about the birth and right। अब ये है क्या? देखो, अभी लोकसभा में एक बिल पास किया गया एंड द नेम ऑफ द बिल इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट दिस बिल टॉक्स अबाउट एंड व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज। सबसे पहले अपन टेक्नोलॉजी समझते हैं। तो देखो, अगर याद करो तो एक बिल और पास हुआ था, अगर याद होगा, दैट इज सरोकेसी। तो अगर किसी ने रिसेंटली सरोगेसी अगर नहीं पता किसी को, तो किसी ने एक मूवी देखी होगी, रिसेंटली मूवी आई है अभी, मीमी। अगर सरोगेसी के बारे में जानना है तो वो या देखो, अगर इजी वे में जानना है तो गूगल पे सर्च कर लो, है ना, टाइम बचेगा उसमें। अगर एंटरटेनमेंट देखना है और टाइम वेस्ट भी करना है और समझना भी है सरोगेसी क्या है, तो एक मूवी भी देख लो, मीमी करके एक मूवी आई है। एंड उसमें पंकज त्रिपाठी की वो मूवी है वो, तो उसमें सरोगेसी के बारे में समझाया भी गया है। तो सरोगेसी में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। जैसे कि उसमें क्या होता है कि विमेन के एग्स एंड पर्सन का स्पर्म, हस्बैंड जैसे विमेन वाइफ का एग्स ले लिए और मैन का स्पर्म ले लिया और उन दोनों को मिलाकर एक थर्ड विमेन के बॉडी में ट्रांसमिट कर दिया। ये तो सरोगेसी में थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो सरोगेसी बिल भी आया था 2019, जो कि बेसिकली आपके कॉमर्शियल सरोगेसी को बैन करता था, है ना। लेकिन ये जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, देखा जाए तो अगर आप लोग अभी देख रहे होगे आईवीएफ क्लिनिक्स खुलने लगे, है ना। तो आईवीएफ क्लिनिक्स में क्या होता है कि देखो, जैसे होता है क्या कि विमेन के हार्मोन्स सही जगह नहीं है, विमेन के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मैन का स्पर्म इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस दे बोथ आर पोटेंट, बट ड्यू टू सम हार्मोनल चेंज, ड्यू टू द वीक स्पर्म, बेबी बॉर्न नहीं हो पाता। सो देयर इज अ टेक्नोलॉजी के आप मेन के स्पर्म को विमेन के वेजाइना में ट्रांसमिट करते हो, है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू। आपने, मैं बता रहा हूं कौन सी ये वाली मूवी थी, अक्षय कुमार और करीना कपूर की जो मूवी थी, है ना। तो वो दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में क्लिनिक्स तो बहुत है, बट उनको क्लिनिक्स को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं था। और उसी क्लिनिक्स पर लॉ बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में यह बिल प्रेजेंट किया और पास भी कर दिया, ठीक है। तो एंड द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये चीज बताई गई, है ना। सो रीड इट, सिंपल सा है। अच्छा, इतना समझ में आ गया हो तो ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया ना तो आराम समझ में आएगा कि ये बिल है क्या, ठीक है। तो ये बिल बेसिकली आईबीएफ क्लिनिक्स को एक तरीके से उनको क्या बोल सकते हैं, रिकॉग्निशन देगा, डोनर्स के राइट को प्रोटेक्ट करेगा, कपल्स को कमीशन करेगा, है ना, कमीशनिंग द कपल्स करेगा, और जो बच्चे पैदा होते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से, उनको उनके भी राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्लिनिक्स के लाइसेंस को विड्रॉ भी कर सकता है, ग्रांट भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें इस बिल में बताई गई हैं। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द नेशनल न्यूज। सो व्हाट हैपेंड? सो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को 24 आवर्स का टाइम दिया है। वही चीज बताई गई, 24 आवर्स का टाइम दिया है कि भैया, इवन दो हमने स्कूल को बंद भी कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद कर दिया, लेकिन तब भी दिल्ली में पॉल्यूशन जो है बहुत गंदे तरीके से फैल रहा है, अभी भी इंक्रीज हो रहा है पॉल्यूशन। तो आप कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए, कुछ ना कुछ ऑर्डर पास करिए, जिससे दिल्ली में पॉल्यूशन जो है वो लो लेवल पे आ जाए। मूविंग फर्दर, सो गवर्नर मीट स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑन सिविक पोल्स। तो अभी हुआ क्या, अभी सिविक पोल्स होने वाले हैं इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और उन सिविक पोल्स में उन सिविक पोल होने के पहले जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जयदीप धनखड़, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली
स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोल दिया कि देखो वेस्ट बंगाल में सिविक इलेक्शन पोल्स हो रहा है, उनमें शायद वायलेंट हो सकता है, जैसा अभी असेंबली में देखने में मिला था, असेंबली के इलेक्शन में देखने को मिला था। तो इसके चलते वायलेंस ना हो तो आप सीएपीएफ को बुला लो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बुला लो, जिससे वायलेंस के इंसिडेंट देखने को ना मिले इन दी पोल्स, जैसे कि लास्ट असेंबली इलेक्शन में देखने को मिले थे। लेकिन इसी चीज को लेकर ममता बनर्जी बोल रही हैं कि भैया जयदीप धनखड़ जो है वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर आकर काम कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा कि जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट खुद बुलाएगी, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने, कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, रिपोर्ट में बताया था कि भाई यूएपीए के अंदर सबसे ज्यादा, यूएपीए के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर केसेस देखने को मिल रहे हैं, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिसरप्शन। सो व्हाट हैपेंड, सो कल हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, इस रिपोर्ट में आया था कि यूएपीए के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट के लोग बुक हुए हैं तो वो यूपी से हुए हैं, और अराउंड 2020 में 1100 कुछ लोग हैं जिनको बुक किया गया। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यूएपीए के अंदर जो लोग बुक्ड है और अंडर ट्रायल है उनको आप इंडेफिनेटली जेल के अंदर नहीं रख सकते, है ना। तो टाइमली ट्रायल्स, मतलब सही समय पे ट्रायल होना उनका ह्यूमन राइट है, उनका ह्यूमन राइट्स है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो जी किशन रेड्डी उन्होंने बोला है कि पाइकर रेवेलियन जो कि 1817 में हुआ था बाय द उड़ीसा ट्राइबल्स, है ना, तो वो अपराइजिंग जो है, वो अपराइजिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एंड दिस शुड बी इंक्लूडेड इन द क्लास 8 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में जुड़ना चाहिए, ये यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने बोला है। मूविंग फर्दर, सो इंडिया ने यूएन राइट एजेंसी को लैश आउट किया क्योंकि उन्होंने कमेंट दिया था, क्योंकि इंडिया ने एक पर्सन को, एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया, और जिसमें उन्होंने बोला कि वो टेरर आउटफिट नहीं है बल्कि आर्म ग्रुप है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यूएन की उस बॉडी को लेस आउट किया, है ना, क्रिटिसाइज किया उनके कमेंट को कि भैया वो टेरर आउटफिट है, कोई आर्म ग्रुप्स नहीं है वो। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो राजपथ का जो काम है, राजपथ का जो काम है वो 60% हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो डेडलाइन आने वाली है, डेडलाइन थी एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन 40% ऑफ दी वर्क अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है उसका काम जो है, कंस्ट्रक्शन काम बहुत अभी स्लो चल रहा है। मूविंग फर्दर, सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला है कि बाय द ईयर ऑफ 2022, मार्च ऑफ 2022, फेशियल रिकॉग्निशन जो है एयरपोर्ट में स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बोर्डिंग के समय जो पहले आपका रिकॉग्निशन होता था वो फेस स्कैन के थ्रू रिकॉग्निशन किया जाएगा पैसेंजर्स का। मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, तो कल सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट यूएस के एंटनी ब्लिंकन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरॉफ दोनों की मुलाकात हुई यूएस और रशिया के रिलेशनशिप को लेकर। तो रशिया ने यही बोला यूएस को कि आप नाटो को एक्सपेंड मत करिए। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएस, कनाडा, दो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज है, जो कि नॉर्थ अटलांटिक रीजन में वो लोग सिक्योरिटी को लेकर एक ग्रुप बना रखा है उन्होंने। ओके, सो नाटो इज अ गुड ग्रुप, है ना, और जब भी कोई ह्यूमन राइट क्राइसिस आते हैं तो नाटो अपने फोर्सेस भेजता भी है। अफगानिस्तान में भी उसने फोर्सेस भेजी थी अपनी, इवन दो यूएस की फोर्सेस थी तब भी भेजी थी। तो रशिया ने यही बोला है कि नाटो को एक्सपेंशन मत करिए और कंट्रीज को मत जोड़िए, क्योंकि यूक्रेन का ऐसा कहना है कि यूक्रेन शायद जुड़ सकती है इस मिलिट्री अलायंस में, नाटो अलायंस में। तो वही चीज रशिया ने बोली है कि आप मत छोड़िए, ठीक है। ये वाला न्यूज जो है तो इट्स अबाउट दी टेरर, एक टेनिस स्टार पेंग सुई, तो पेंग सुई का जो कहना था, एलिगेशन लगाया था उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट उन्होंने किया है, जिसके रिटेलिएशन में वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने जितने भी इवेंट्स थे चाइना में वो सारे के सारे सस्पेंड कर दिए बिकॉज ऑफ दिस इशू। ओके, सो मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज।
सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।